आजकल ना दुनिया भर के दर्शकों को अपनी तरफ खींचने की एक होड़ सी लगी हुई है। और सच कहूं तो इसे जीतने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया पर छा जाने की कोशिश में कहीं ना कहीं अपनी पहचान ही खोती जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ एक और इंडस्ट्री है जो अपनी जड़ों से जुड़कर एक जबरदस्त वापसी कर रही है। तो ये कहानी है एंटरटेनमेंट की दो बहुत बड़ी दुनियाओं की, के पॉप और सिनेमा। एक तरफ है के पॉप की वो जगमगाती हुई दुनिया जो ग्लोबल स्टेज पर अपना परचम लहराने में लगी है, और दूसरी तरफ है हमारे सिनेमा हॉल्स जो दर्शकों को वापस बड़े पर्दे की ओर खींचने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। मतलब दो अलग अलग दुनियाएं और दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ग्लोबल सक्सेस की दौड़ आखिर है क्या। फिर हम के पॉप के सामने जो मुश्किलें आ रही हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सिनेमा की वापसी की जो दिलचस्प स्ट्रैटेजी है उस पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि दर्शकों को वापस कैसे जीता जा रहा है। और आखिर में हम बात करेंगे फैंडम के भविष्य की। तो बात शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, आज के दौर में किसी भी एंटरटेनमेंट पावर हाउस का बस एक ही सपना होता है, पूरी दुनिया पर राज करना, ग्लोबल डोमिनेशन। मतलब अगर आप पूरी दुनिया में छा गए तो समझो आप कामयाब हो गए। यही आज के समय में सफलता का सबसे बड़ा पैमाना है। और इस सपने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिला? के पॉप की दुनिया में। याद है 2020 की गर्मियां, जब बीटीएस का गाना डायनामाइट सीधा अमेरिकन चार्ट्स पर नंबर 1 पर पहुंच गया था। उस वक्त तो ऐसा लगा कि बस साउथ कोरियन पॉप ने आखिरकार अमेरिकन मार्केट को जीत ही लिया है। और ये सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं थी, ठीक यही कहानी सिनेमा की दुनिया में भी चल रही थी। पैंडेमिक के बाद डिज्नी पहला ऐसा स्टूडियो बना जिसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर $2 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ग्लोबल ड्रीम है इसका स्केल कितना बड़ा है, चाहे वो म्यूजिक हो या फिर फिल्में। लेकिन दुनिया भर में छा जाने का ये जो सपना है ना, इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जो अक्सर नजर नहीं आती। दी आइडल कास्ट पॉडकास्ट की होस्ट हैं सारा, और उन्होंने एक बात कही जो के पॉप इंडस्ट्री की इस प्रॉब्लम को एकदम सही तरीके से बयां करती है। उन्होंने कहा कि ये सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश कर रहा है और आखिर में किसी के लिए कुछ भी नहीं बन पा रहा है। मतलब जब आप सबको खुश करने निकल पड़ते हैं तो अक्सर होता ये है कि कोई भी खुश नहीं होता। तो सवाल ये है कि आखिर गलत हो क्या रहा है? इसकी शुरुआत होती है म्यूजिक से ही। म्यूजिक अब एक ग्लोबलाइज्ड ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है, मतलब ऐसा म्यूजिक जो हर किसी को पसंद आए। और इसका नतीजा, साउथ कोरिया के जो अपने कोर फैंस हैं वो ही इससे दूर होते जा रहे हैं। डायनामाइट के बाद से तो गानों में इंग्लिश लिरिक्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूछिए मत। फिर जो कंटेंट है वो भी वीवर्स जैसे क्लोज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चला गया है। और इसका असर ये हुआ है कि ये आइडल्स मेनस्ट्रीम कोरियन कल्चर से, टीवी से लगभग गायब ही हो गए हैं, और धीरे धीरे के पॉप अपनी ही जमीन पर अपनी पकड़ खो रहा है। और इस इंडस्ट्री के अंदर का जो प्रेशर है वो न्यू जीन्स के हाई प्रोफाइल लीगल केस से साफ साफ दिखता है। सोचिए, 2022 में ये ग्रुप बनता है, 2023 में जबरदस्त हिट हो जाता है, और कुछ ही वक्त बाद अपनी ही कंपनी हाइप के साथ एक बहुत बड़े कानूनी पचड़े में फंस जाता है। और इस एक केस ने के पॉप सिस्टम के सख्त कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और आर्टिस्ट के अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। तो एक तरफ जब एक इंडस्ट्री ग्लोबल होने की इतनी बड़ी कीमत चुका रही है तो सवाल उठता है कि दूसरी इंडस्ट्री क्या कर रही है। चलिए अब जरा सिनेमा की दुनिया की तरफ चलते हैं। और सिनेमा इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल अलग है। वो अपना रहे हैं ग्लोकल प्लेबुक। अब ये ग्लोकल क्या है? आसान भाषा में कहें तो ग्लोबल प्रोडक्ट्स को लोकल एक्सपीरियंस के साथ मिलाकर पेश करना। और जानते हैं, इसका असर भी दिख रहा है। जहां के पॉप में संकट की बात हो रही है, वहीं सिनेमा इंडस्ट्री में जबरदस्त उम्मीद की लहर है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 पैंडेमिक के बाद का सबसे बेस्ट साल होने वाला है बॉक्स ऑफिस के लिए। ये एक कमाल की वापसी का इशारा है। द सिनेमा फाउंडेशन के ब्रायन ब्रॉनलिच ने इसकी फिलॉसफी को बड़े सिंपल शब्दों में समझाया। वो कहते हैं, मूवी देखने से ही मूवी देखने की आदत बनती है। हमें उस आदत वाले दर्शक को वापस लाना होगा। मतलब साफ है, बात सिर्फ एक दो बड़ी हिट फिल्में देने की नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर दोबारा से थिएटर जाने की आदत डालने की है। तो फिर ये आदत डाली कैसे जा रही है?
आइए अब जरा उन तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे सिनेमा इंडस्ट्री अपने दर्शकों के साथ फिर से वो कनेक्शन बना रही है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सिनेमा फाउंडेशन का एट द मूवीज कैंपेन, जो पूरे साल चलता है। नेशनल पॉपकॉर्न डे से लेकर फैमिली डे तक हर इवेंट का मकसद बस एक है, लोगों को थिएटर आने का एक नया बहाना देना। और ये सिर्फ डिस्काउंट की बात नहीं है, बल्कि एक स्पेशल एक्सपीरियंस देने की बात है। और हाँ, इस वायरल मोमेंट को भला कौन भूल सकता है, ड्यून पार्ट 2 वाली पॉपकॉर्न बकेट। अरे ये सिर्फ पॉपकॉर्न रखने का डब्बा नहीं था, ये तो एक कल्चरल इवेंट बन गया था। और ये दिखाता है कि कैसे एक यूनिक कलेक्टिबल चीज लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर सकती है और फैंस को एक फिजिकल एक्सपीरियंस दे सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ पॉपकॉर्न बकेट तक ही नहीं है, बात इससे कहीं आगे की है। सिनेमा हॉल्स अब खुद को पूरी तरह से बदल रहे हैं। कहीं आपको आरामदायक लिविंग रूम जैसे सेटअप मिल जाएंगे, तो कहीं वीआईपी ऑडिटोरियम्स। कुछ सिनेमा हॉल्स तो पूरे के पूरे एंटरटेनमेंट सेंटर बन गए हैं, जहां बोलिंग और गेमिंग रूम्स तक हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो कम्युनिटी से भी जुड़ रहे हैं। मुफ्त में फिल्में दिखाना, ऑटिज्म फ्रेंडली इवेंट्स करना, मतलब वो अब सिर्फ एक सिनेमा हॉल नहीं बल्कि एक कम्युनिटी हब बन रहे हैं। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग अप्रोच देख ली। अब जो बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि एंटरटेनमेंट के इस नए ग्लोबल दौर में जीतने के लिए आखिर चाहिए क्या? सफलता का असली फॉर्मूला क्या है? तो चलिए इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है के-पॉप की ग्लोबल स्ट्रैटेजी, एक जैसा म्यूजिक, कुछ टॉप स्टार्स पर फोकस और ऑनलाइन कंटेंट जो सबके लिए खुला नहीं है। और दूसरी तरफ है सिनेमा की ग्लोबल प्लेबुक, लोगों का एक साथ बैठकर फिल्म देखने का एक्सपीरियंस, कम्युनिटी पर जोर और ऐसी चीजें जिन्हें फैंस कलेक्ट कर सकें। एक की रणनीति है दुनिया तक खुद पहुंचने की और दूसरे की है दुनिया को अपने पास बुलाने की। तो इस सब से हमें क्या सबक मिलता है? शायद सबक यही है कि एक लॉयल अपने लोकल ऑडियंस का जो गहरा कनेक्शन होता है, वो एक बहुत बड़ी लेकिन बिखरी हुई ग्लोबल ऑडियंस से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। हो सकता है कि असली कामयाबी नंबर्स में नहीं बल्कि कनेक्शन की गहराई में हो। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ग्लोबल एंटरटेनमेंट के लिए सबसे बड़ा स्टेज असल में हमारे घर के सबसे पास वाला ही है? शायद दुनिया को जीतने का असली रास्ता हमारे अपने आस पड़ोस से ही होकर गुजरता है।